गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम 11th क्लास के लिए DQ सर्किट बुक से अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं प्लस CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 1.9 पे नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, अकाउंटिंग किस तरह की होती है। वैसे आप पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया गया है। ठीक है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको अकाउंटिंग को समझना है कि अकाउंटिंग क्या है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग की ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट, इकोनॉमिक इवेंट, ये पहले ही पढ़ाया था। इकोनॉमिक इवेंट मतलब आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स मतलब इवेंट जो हो गए जिसमें पैसा आता है जाता है, जिन्हें आप इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी टर्म्स में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। जिन ट्रांजेक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते, उन ट्रांजेक्शन्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली इकोनॉमिक इवेंट, केवल उन्हीं घटनाओं को रिकॉर्ड करेगी, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगी अकाउंटिंग जिनमें पैसा आ रहा है या जा रहा है। एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ अ ट्रांजेक्शन, ये वो ट्रांजेक्शन होता है एक तरह से विच कैन बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं उन ट्रांजेक्शन को जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, पहली स्टेप। दूसरी होती है रिकॉर्डिंग। पहली और दूसरी तो सेम ही होती है अकाउंटिंग। पहले आइडेंटिफाई कीजिए उन ट्रांजेक्शन को जो बिजनेस के हैं, जिन्हें मनी में मेजर कर सकते हैं, फिर आप रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कौन सी बुक में करते हैं? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जिसे आप जर्नल बोलते हैं, जिसमें आप पहली बार अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं, उस बुक को जर्नल बोलते हैं। जनरल के बाद लेजर आता है, जिसमें सेम एक जैसे ट्रांजेक्शन एक जगह लेके आते हैं। जैसे रेंट 10 बार महीने पे किया तो एक जगह रेंट का अकाउंट बनेगा, अकाउंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वो जनरल में तो डेट वाइज रिकॉर्ड रखे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पर जब आप लेजर की बात करते हो उसमें समराइज किया जाता है, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह लेके आते हैं। रेंट दे रहे हैं तो रेंट का एक पेज बना दिया, अकाउंट बना दिया वहाँ पे। आप सेल करें तो सेल का बना दिया। आप राम नाम के आदमी को 10 बार सामान बेचें तो एक पेज राम के अकाउंट का बना दिया। ऐसे तो आप लेजर और जनरल से कंफ्यूज ना हो। लेजर में तो आप एक जगह लेके आते हैं सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को, उसमें डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि जनरल में डेट वाइज रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर आप उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। जो रिजल्ट निकल के आता है वो अपने ऑनर वगैरह को बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो उस बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो वही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स, इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड। आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस के हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, फिर आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़, आप देखते हैं वो कौन सी एक्टिविटी है। सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, एक तो उन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो बिजनेस का खर्चा या इनकम होनी चाहिए। आप अपने घर के पर्सनल खर्चे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है जिससे आप फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। मेजरमेंट का मतलब क्या पे, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन, जिनमें आप मतलब जिसको कैलकुलेट कर सकें, और बिजनेस ट्रांसलेशन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है, बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स, कोई मॉनेटरी यूनिट्स है, ठीक है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज। ठीक है, डेट वाइज, 1 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ, सेल हुआ, परचेज हुआ, 2 तारीख को हमने इतना रेंट दिया है, सैलरी दी, लाइक दैट। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, और जिस बुक में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, पहली बार जिस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसे जर्नल बुक या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। कम्युनिकेट, द रिकॉर्डेड इवेंट आर कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट, फिर जो भी रिजल्ट निकल के आता है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट होता है, एंड अदर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर of a business enterprise, which can be a sole report, which can be एक्सटर्नल यूजर को बताया जाता है रेगुलरली थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार की जाती है कि P&L अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है अपनी एसेट और लायबिलिटी जानने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एंटिटी होती है उसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इट रेफर टू अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी सोल प्रॉपर्टी कंसर्न, एक अकेला आदमी बिजनेस कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी खोल सकते हैं, आप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी भी खोल सकते हैं, एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन आप बना के काम कर सकते हैं। ट्रस्ट हो गया, ठीक है, सोसाइटी हो गई, बहुत से फॉर्म होते हैं जो आप धीरे धीरे अपनी बिजनेस स्टडीज़ की बुक में पढ़ेंगे, अकाउंट्स में पढ़ेंगे। ये बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं, आप कैसे भी बिजनेस करने के
के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। आप अकेले भी कर सकते हैं बिज़नेस, अकेले नहीं करना चाह रहे तो 1, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, कंपनी एक बड़ा ग्रुप हो गया, ठीक है, वो भी ओपन कर सकते हैं बिज़नेस के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कैसे, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, ये चीज़ें आप बाद में ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में आएंगे। अभी आप थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे लिटरेट हो या इलिटरेट, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। एनी वन कैन स्टार्ट एनी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो लीगली अलाउड है, जो लॉ जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, हर कंट्री के लॉ थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, तो जो हर कंट्री के लॉ पढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि वो बिजनेस आप जो कर रहे हैं वो अलाउड है या अलाउड नहीं है, तो वो काम आप कर सकते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर अकेले करते हैं उसे तो बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटर फर्म, ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सारा प्रॉफिट आपका होगा, प्रॉफिट्स आपके हैं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, सारा कंट्रोल आपका है, डिसीजन आपके ही चलेंगे और कोई है ही नहीं डिसीजन लेने वाला, आपकी बात मानी जाएगी, ठीक है। पर इसका एक नुकसान है, मान लीजिए किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी असेट है 100 करोड़ की, सपोज 1 करोड़ की, और लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं उसकी 2 करोड़ की, उसने उधार ज़्यादा ले लिया, लोन बहुत ले लिया, लाइक दैट। तो असेट है 1 करोड़ और लाइबिलिटी है 2 करोड़, और उसके पास अब पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसका पैसे ख़त्म हो चुके हैं और ड्यू डेट आ गई, लाइबिलिटी को चुकाना है 2 करोड़। तो फिर ये लोग केस करेंगे इस पर, मिस्टर ए पे केस फाइल करेंगे, भैया पैसा नहीं दे रहा हमारा, तो क्या कराएंगे, ये कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे लोग। ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप बिलीव कर लेंगे, वो लोग बिलीव कर लेंगे जिसने इसको पैसा दिया है? नहीं, कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि वो ये मानेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पैसा नहीं देना चाहते, इससे आप बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे लोग, ठीक है। तो इसके पास बचने का एक तरीका ही कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें, कोर्ट में जाए, कोर्ट को अपने सारे प्रूफ दे कि मेरे पास ये एसेट है, मेरे पास ये सारी लाइबिलिटी है। कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करेगा जिसे बोलते हैं लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल असाइनर होगा, ये एडवोकेट्स होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन होता है, कोर्ट अपॉइंट करेगा, ये अपनी जो एक ही सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर में ले लेगा, सारी लाइबिलिटी, फिर चेक करेगा कि इसके पास असेट कितनी है, बेचने पे कितना पैसा आएगा इसके बाद, और चुकाने के लिए कितना है, ठीक है। तो ये दिवालिया घोषित कर दिया, कोर्ट को लगता है कि इसका पैसे नहीं है, तो फिर कोर्ट इसे बैंकरप्ट घोषित कर देगा, ठीक है, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर देगा कोर्ट। और जब दिवालिया घोषित कर देगा तो कोर्ट की डिक्री आ जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा, तब लोग विश्वास कर लेंगे कि हाँ सच में इसके पास पैसा नहीं है, तभी लोग विश्वास करते हैं, ऐसे कहने पे विश्वास नहीं करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही लोगों को विश्वास होता है कि हाँ ये तो सच में दिवाली हो गया, ठन ठन गोपाल हो गया, इसके पास कोई पैसे नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि एक ही पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, ये तो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस के नाम से इतनी इतनी एसेट खरीदी थी, बिजनेस की लाइबिलिटी, पर एक पर्सनल मकान भी है जो इसने पहले खरीदा था या बाद में खरीदा, वॉटेवर, जो ए के नाम से, बिजनेस के नाम से नहीं है, ठीक है, ए ने अपने पर्सनल नाम से खरीदा था, ठीक है। तो क्या इसे भी बिकवाएगा कोर्ट? बिल्कुल, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर फर्म है और इसमें आपकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेस की एसेट बेचकर आपका सारा पैसा नहीं चुकता है क्रेडिटर्स का, तो कोर्ट क्या करेगा, आपकी पर्सनल सेट भी बिकवाएगा और उनका पैसा दे दिया जाएगा जिनसे आपने उधार सामान या लोन लिया था। तो जो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हैं तो इसमें रिस्क ये रहती है कि इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब हुआ कि अगर कल को बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल बाई चांस आपकी एसेट बहुत कम है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई और आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के लिए, बैंकरप्ट डिक्लेयर कराने के लिए, तो कोर्ट आपकी बिजनेस की एसेट भी बिकवाएगा और आपकी जो पर्सनल एसेट है जो आपने अपने नाम से खरीदी थी पर्सनल पैसे से, वो भी बिकवाई जाएंगी और फिर क्रेडिटर्स का, उधार वालों का पैसा चुकाया जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकेले बिजनेस करने में एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। क्लियर हो गया? तो आपको खुद चूज़ करना है कि ये बिज़नेस आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो रिस्क बना रहेगा, कल को बाई चांस आप बैंकरप्ट होते हैं तो आपकी पर्सनल एसेट भी बिकवाई जाएंगी।
एक तो ये नुकसान हुआ सबसे बड़ा। दूसरा नुकसान क्या है, अगर आप अकेला आदमी है, अकेला आदमी कितना ही कंट्रोल कर लेगा, कितना ही सुपरवाइज कर लेगा, राइट। एक लिमिट होगी, आपने 2 ब्रांच खोल ली, फिर तीसरी खोल ली, फिर चौथी खोल ली, कैसे मैनेज करेंगे आप? एम्प्लॉयज़ पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है और ऑनेस्ट एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर एक से ज़्यादा ऑनर होते तो चलो आज 2 ब्रांच आपने विज़िट कर ली तो 2 ब्रांच वो विज़िट कर लेता, राइट। तो एक इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि मैन पावर लिमिटेड होती है आपके पास। जो ऑनर की मैन पावर है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो, एम्प्लॉय तो आप कितने ही रख सकते हैं, पर आपकी जो मैन पावर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले कितना ही कंट्रोल कर लेंगे। तो इसमें कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है जब बिजनेस बड़ा हो जाए, ठीक है। तीसरा, आपका बिजनेस बड़ा हो करना है तो आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा लगाना पड़ता है, ऑनर को उसे कैपिटल बोलते हैं अकाउंट्स में। तो एक आदमी कितनी ही कैपिटल लगा लेगा, कोई बहुत ज़्यादा रिच तो होगा नहीं, अगर रिच भी है तो कितनी ही लगा लेगा, एक अकेला आदमी कितना ही पैसा लगा सकता है बिजनेस में। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हैं तो आप कैपिटल एक लिमिटेड अमाउंट तक ही लगा सकते हैं, उसके बाद फिर आपके पास पैसा नहीं होगा। तो ये डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है, इन्हें ध्यान में रखते हुए कोई आदमी डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। अगर आपके पास पैसा कम है, आप नॉलेजेबल हैं, आप बिज़नेस को जानते हैं बहुत अच्छी तरह, पैसा भले ही कम है पर जानते हैं, तो आप अकेले भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्लियर। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म, आप बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप फर्म भी खोल सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म खोलने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, ठीक है। आप अपने भाई बहन के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे A B C 3 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि कैपिटल आप ज़्यादा लगा सकते हैं। बिजनेस बड़ा करने के लिए 3 लोग पैसा लाएंगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी। आप 2 3 4 कितनी ब्रांचेस खोल सकते हो कि एक आदमी 2 3 ब्रांच को तो विजिट कर ही सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं इजीली, ठीक है। नुकसान क्या होगा, आपका प्रॉफिट तीनों में बटेगा, जो भी प्रॉफिट होगा तीनों में बटेगा। आप अकेले नहीं रख सकते। जो भी रेशो डिसाइड हुआ होगा, वही रेशो मतलब जो प्रपोर्शन आपने डिसाइड किया होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा 20% ए रखेगा, 30% बी रखेगा, 50% बी रखेगा, लाइक दैट। जो भी एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है वो, ठीक है। नुकसान क्या है इसका, इसकी भी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड। पढ़ा दिया भी अनलिमिटेड का मतलब अगर आपके बिजनेस के एसेट बेचने के बाद भी आपके क्रेडिटर्स का, जिनसे आपने उधार खरीदा है, पैसा लिया है या सामान खरीदा है, उनका पैसा नहीं दिया जाता है तो आपकी पर्सनल एसेट बिकवाई जाएंगी, यानी ABC की पर्सनल एसेट भी बिकवाई जाएंगी और पर्सनल एसेट बेच के जो पैसा आएगा उन लोगों का पेमेंट किया जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तीसरा वही डिसएडवांटेज हो, दूसरा डिसएडवांटेज वही है कि अगर बिजनेस बहुत ही बड़ा होता जा रहा है तो 3 लोग मिलके भी या 4 10 लोग मिलके भी काम नहीं कर, मतलब कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और कैपिटल भी लिमिटेड होगी, 3 लोग भी लिमिटेड कैपिटल ही लगा सकते हैं। तो सेम कुछ एडवांटेज तो सेम है जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के थे। चॉइस आपके पास में, अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे तो आप पे पार्टनरशिप एक्ट भी लगेगा। पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ इंडिया में 1932, ये लग जाएगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे और वैसे अपना काम करेंगे। अगर आप और भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कंपनी खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक अकेला बंदा कंपनी नहीं खोल सकता। आजकल OPC खोलती है 1 पर्सन कंपनी, एक अकेला बंदा भी कंपनी खोल सकता है। कंपनी खोलने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये सेपरेट एंटिटी बन जाएगी, यानी ऑनर को अलग माना जाएगा कंपनी में, और कंपनी यानी बिजनेस को अलग माना जाएगा। लॉ बोलता है, कंपनीज एक्ट लगेगा यहाँ पे, कंपनी एक्ट बना हुआ है, कंपनी का कानून 2013, ठीक है। तो ऑनर को हमेशा अलग माना जाएगा और बिजनेस को अलग माना जाएगा। तो और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कंपनी अगर खोलते हैं तो लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कल को अगर बिजनेस में लॉस ज़्यादा हो गया और एसेट कम पड़ गई तो बिजनेस के एसेट बेचने के बाद भी अगर पैसा पूरा नहीं पड़ता है क्रिएटर्स का, तो ऑनर की पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जाएगी। पर्सनल एसेट नहीं बिकवा सकते आप ऑनर की, केवल बिजनेस के एसेट बिकवा सकते हैं। बिजनेस के एसेट बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कम पड़ जाता है पैसा तो वो नुकसान बियर करेंगे क्रेडिटर, ऑनर की पर्सनल से नहीं बिकवाई जाएगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कंपनी में, कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर आप कंपनी खोलते हैं, कंपनी की लिमिटेड का मतलब हुआ कि अगर बाई चांस पर आपकी एसेट कम है
लाइबिलिटी ज़्यादा है बिजनेस की, तो आपकी पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जाएंगी, केवल कंपनी के एसेट बिकवा के लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा। और इसमें कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, वो लोग ऑनर बनेंगे। शेयर का मतलब होता है कि जो कैपिटल होती है कंपनी की वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है, और हर टुकड़े को, हर पार्ट को शेयर बोलते हैं। जिसके पास शेयर होते हैं वो ऑनर ट्रीट किया जाता है। और शेयर होल्डर खुद कंपनी नहीं चलाते हैं, शेयर होल्डर अपने बिहाफ पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। एक पर्सन होते हैं डायरेक्टर्स, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, मैनेजमेंट और अपॉइंट शेयर होल्डर ही करेंगे, और ये कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी एक ब्रॉड टर्म है, अगर आप कंपनी खोलते हैं तो नुकसान क्या है, आपके कॉम्प्लाइंसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लाइंसेस कॉम्प्लाइंसेस का मतलब हुआ लीगल रिक्वायरमेंट। आपको बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, ठीक है। आप पब्लिक को टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ठीक है। पब्लिक को, यानी आप एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं जो पब्लिक भी देख सकती है। आपकी एसेट कितनी, लायबिलिटी कितनी, वो बतानी होती है गवर्नमेंट को। इनको ऐसा नहीं करना होता है, यानी पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। पर जब आपने कई बार न्यूज़पेपर देखा होगा, कंपनी की बैलेंस शीट आती है, कंपनी की, टाटा कंपनी की ये प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, टाटा कंपनी के पास ये एसेट और लायबिलिटी है, तो कंपनी पे लीगल कॉम्प्लाइंसेस बहुत होता है, शिकंजा बहुत होता है कानून का। कानून पे नज़र रखता है क्योंकि इनमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। और प्राइवेट कंपनी भी होती है, ऑल्दो उसकी लिमिटेड कॉम्प्लाइंसेस होते हैं, पर हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। इसमें कॉम्प्लाइंसेस मतलब लीगल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉम्प्लाइंस का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो चॉइस आपके पास में, आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी खोल सकते हैं, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, आप कंपनी भी खोल सकते हैं। बस डिफरेंट डिफरेंट सबके फ़ायदे और नुकसान हैं, डिपेंड करता है आप किस मोटिव से क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कोई भी ऐसा बिजनेस एंटिटी जो बिजनेस करने के लिए आपने खोली है। वो कोई पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, अकेले आप बिजनेस कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, सोसाइटी भी होते हैं। इंटीग्रेटेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो आप इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की, वो कौन कौन यूज़ करता है। दे मे बी इंटरनल यूज़र, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। इंटरनल यूज़र मतलब मालिक या मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें तो पता होना चाहिए कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना है। एक्सटर्नल यूज़र भी होते हैं, जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं जो एनालिसिस पर्पस के लिए पता होना चाहिए। जब किसी बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि आपकी कंपनी अच्छी चल रही नहीं चल रही, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो कल उसका लोन डूब सकता है। तो बैंक इंटरेस्टेड पार्टी है, पर वो एक्सटर्नल पार्टी, इंटरनल नहीं। इंटरनल पार्टी तो एक मैनेजमेंट होता है जो डे टू डे के काम में इन्वॉल्व होता है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन की, और एक होता है ऑनर, वो तो इंटरनल पार्टी हो गई। ऑनर और मैनेजमेंट के अलावा जो बच गए वो एक्सटर्नल पार्टी होंगे। इंटरनल यूजर इंक्लूड चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, ये पोस्ट के नाम है जो कंपनी में होती है, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर एक्सेट्रा। एक्सटर्नल यूजर इंक्लूड पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो आदमी आपकी कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहा है, तो वो उसे भी जानना में इंटरेस्ट होता है कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस क्या है, पर वो एक्सटर्नल यूजर है। लेंडर जो उधार दे रहा है, क्रेडिटर जो उधार सामान बेच रहा है, लेबर यूनियन, टैक्स अथॉरिटी, कस्टमर एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन के सोर्स के तौर पे यूज़ होती है। बिल्कुल, अगर आपको किसी बिजनेस को समझना है तो अकाउंटिंग को ब्लड भी बोलते हैं, पैसे को। मनी ब्लड है बिजनेस का, और मनी के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंट्स में, राइट। पैसा ब्लड है, अगर मनी नहीं है तो बिजनेस रन नहीं होगा। तो मनी को ब्लड भी बोला जाता है बिजनेस का, कि मनी जो है पैसा है, बिजनेस का खून है। और बिजनेस को, मनी को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में। तो अगर आपको किसी बिजनेस को समझना है तो आपको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए, तभी आप उस बिजनेस को ढंग से समझ सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज ऑफन जनरली रिगार्डेड, कहा जाता है एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। सिंस द मेन एम ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है, भाषा के, टू सर्व एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट कर सकें। अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग अपने रिजल्ट बताती है मैनेजमेंट को, ऑनर को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर, लेंडर, गवर्नमेंट सेक्टर। अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में ये प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। आइडेंटिफाई करना उन ट्रांजेक्शन को जो बिजनेस के, फिर उन्हें रिकॉर्ड करना, मेजरिंग करने के बाद उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ये एक ही स्टेप होती है, पहली आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्लस मेजर करिए फाइनेंशियल टर्म में, मनी में, और उन्हें रिकॉर्ड करिए। दूसरी स्टेप होती है समराइज, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं लिखा गया, क्लासिफिकेशन होती है। फिर समराइज करते हैं आप, फिर कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड मतलब जिनका इंटरेस्ट होता है, included interest in a business organization. Accounting provide useful information to all in these interested party. Accounting इन सारी parties को information, जो important information है वो provide करती है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होती हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट विद बिजनेस एंटरप्राइजेज, जिनका डे टू डे का काम पड़ता रहता है, जो बिजनेस से डील करते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। दे यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वेरिड नीड फॉर इन्फॉर्मेशन। वो अपनी जो नीड है, जो अपनी जानकारी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। दीज यूजर मे बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बांटा जाता है इंटरेस्टेड पार्टी को। एक हो गया इंटरनल यूजर और एक हो गया एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, इंटरनल यूजर ही बताया, जो इंटरनल यूजर ऑनर और मैनेजमेंट, जो अंदर के आदमी होते हैं, जिन्हें मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही, वो इंटरनल यूजर होते हैं। ठीक है, इंटरनल यूजर आर द पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट, जिनका डायरेक्टली इंटरेस्ट है, अगर कल को कुछ भी नुकसान वगैरह होगा तो उनको अफेक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट इंटरेस्ट है इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस सच एज ऑनर एंड मैनेजमेंट। ऑनर तो आप समझते ही हैं। ऑनर और प्रेजेंट इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट कैपिटल, जो पैसे लगाते हैं इन द बिजनेस एंड एज सच वांट टू नो, वो जानना चाहता है अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, साउंडनेस मतलब कितना अच्छा चल रहा है और बिजनेस। दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, बढ़ने और घटने के रीजन क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, आपके पास जो फिक्स असेट है। फ्लोटिंग असेट मतलब जो डे टू डे बदलती रहती है, स्टॉक बेचा खरीद रहे हैं आप। फ्लोटिंग असेट मतलब करंट असेट, जो इजीली कन्वर्ट होती रहती है, कैश में बिकती रहती है ऑफ द बिजनेस। ऑल सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देती है, अकाउंटिंग देती है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। दे नीड आर मैट मतलब फुलफिल करना बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन provided by published report of the business enterprises such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. However, most of the needs of management are met by unpublished internal report which are prepared most frequently to meet the specific requirement of मैनेजमेंट। बहुत सारी रिपोर्ट्स तो अकाउंट्स से अपने आप मिल जाती है, उनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता करना है लाइबिलिटीज़ कितनी है, आपकी एसेट कितनी है, तो आप बैलेंस शीट वैसे पता कर सकते हैं आपकी एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या है। सच अनपब्लिश्ड और Such unpublished or internal report provide the information relating to cost of product। आपको cost of product जाननी है तो आपको पता होना चाहिए कितना खर्चा हो रहा है। स्पीड ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। जैसे पतंजलि 10 प्रोडक्ट बना रही, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, शैम्पू, तो हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। रीज़न क्या है इंक्रीज और डिक्रीज के इन सेल और प्रॉफिट। एस्टिमेट फ्यूचर सेल क्या होगी, आप अनुमान लगाएंगे कि अभी इतनी सेल हो रही है, फ्यूचर में इतनी हो रही है, एक्सेट्रा। मैनेजमेंट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का एक्सेस होता है मैनेजमेंट के पास, विच कंटेन, जिसमें इंक्लूड होती है वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू एक्सटर्नल यूजर, जो एक्सटर्नल यूजर को बताने की जरूरत नहीं होती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ग्राफ्स बनाना, चार्ट्स बनाना, मैनेजमेंट ये इंटरेस्टेड होता है जानने में कि अभी ये सिचुएशन चल रही है, फ्यूचर में क्या होगी। तो ये रिपोर्ट्स मैनेजमेंट की होती हैं और ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये अनपब्लिश रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्हें मैनेजमेंट अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम एक्सटर्नल यूज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।